नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दुनिया में एक ही खबर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अभी, वो है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी ज़बरदस्त जीत। मैं इसको शानदार वगैरह जैसा विशेषण इस्तेमाल नहीं करूँगा। एक घटिया आदमी की जीत पे शानदार कहना उसको अच्छी बात नहीं है, चाहे जीत कितनी ही ज़बरदस्त क्यों ना हो। लेकिन ट्रंप एक हकीकत है, मैं नापसंद करूं उससे उसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। 20 जनवरी को शायद वहां पर शपथ ग्रहण होता है। और इस बार तो संसद पे हमला करने वाले लोग भी नहीं हैं जो पिछले बार 4 साल पहले जो ट्रंप समर्थक जाकर संसद पर हमला किया था, जिन्होंने बहुत बड़ा, इस बार तो वो भी नहीं है। इस बार तो हमलावरों का सरगना जो है वो खुद ही राष्ट्रपति बनने जा रहा है, तो कौन करेगा? गब्बर ही अगर पंचायत का सरपंच बन गया तो वहाँ पे और कौन उत्पात करेगा? गब्बर खुद ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा दुनिया में? दुनिया के बहुत सारे देश अपने खुद के बारे में सोच रहे हैं कि ट्रंप उनके बारे में क्या सोचेगा, क्या करेगा। ये सोचने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है कि एक तो ट्रंप के सहयोगी और सलाहकार इस बार जो रहने वाले हैं उसमें कई लोगों के रीति नीति के बारे में लोगों को अंदाज नहीं है कि इनमें से किसको क्या काम मिलेगा, वो क्या करेंगे। एक दूसरा, किसी सहयोगी का ट्रंप पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जब 4 साल ट्रंप राष्ट्रपति रहा उस वक्त उसके सहयोगियों ने जितने किस्म की सलाह उसको दी, उसने उनको उठाकर सारी सलाह को कचरे की टोकरी में फेंक दिया। और लोगों ने अभी ये कहा है, जो ट्रंप के सबसे बड़े सहयोगी थे पिछले कार्यकाल में, उन लोगों ने कहा है अभी कि ये हिटलर के मिजाज का आदमी है, ये फासिस्ट है, ये मनमानी करता है, ये तानाशाह है। सभी तरह की बातें उसके पुराने सहयोगियों ने उसके बारे में की है। लेकिन जो असल मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा विदेश मुद्दा जो रहने वाला है, वो है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा जंग। ये हमले से शुरू हुआ था, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, लेकिन नाटो देशों ने, जिसमें यूरोप के तमाम देश हैं और अमेरिका है, इस नाटो, इस सैनिक संगठन ने जिस हद तक यूक्रेन का साथ दिया, जबकि यूक्रेन नाटो का मेंबर अभी बना नहीं है। उसने अर्जी दे रखी है कि मुझको मेंबर बनाओ, बना नहीं है। अगर मेंबर बन गया रहता तो नाटो यूक्रेन के हिस्से का युद्ध लड़ता रूस के साथ। मेंबर अगर बन गया रहता यूक्रेन तो, लेकिन अभी बना नहीं है। अमेरिका आज सबसे बड़ी मदद कर रहा है यूक्रेन की, फौजी सामानों को लेकर और नगद को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर। और अमेरिका जिसके साथ खड़े हो जाता है उसका बोलबाला हो जाता है। आपने अपने शहर में देखा है ना, जैसे कोई भूमाफिया है, बहुत बड़ा मवाली है शहर का, वो आपके साथ आके खड़ा हो गया तो फिर आप किसी भी डिस्प्यूटेड ज़मीन को खरीद सकते हो। फिर कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा मवाली आपके साथ खड़ा हुआ है। आपको ध्यान है ना, एक वक्त दाऊद इब्राहिम नाम का एक आदमी रहता था मुंबई में। वो फ़ोन कर देता था तो लोग ज़मीनों के सौदे छोड़ देते थे। फिर उसके बाद दाऊद के लोग ही खरीद सकते थे। 100 करोड़ की ज़मीन को 5 करोड़ में ले लेते थे। ऐसा ही ट्रंप का है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो पूरी तरह से खड़ा हुआ था यूक्रेन के साथ, अब ट्रंप ने ये कह दिया है कि हम यूक्रेन की जंग 1 दिन में ख़त्म करवा दूंगा मैं, राष्ट्रपति बनते ही। शायद 21 तारीख को ख़त्म हो जाएगी जंग, 20 को ये शपथ लेंगे। अमेरिका में एक दिलचस्प चीज़ है, जैसे किसी दुकान का, होटल का, कारखाने का इनाग्रेशन होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल का इनाग्रेशन होता है, उद्घाटन होता है। तो उद्घाटन 20 तारीख को होगा ट्रंप के कार्यकाल का, प्रेसिडेंसी का। 21 को यूक्रेन का जंग बंद हो जाना चाहिए। अभी लोगों ने लिखना चालू किया, आज ही किसी अखबार में सुर्खी थी कि यूरोप के पास रूस को रोकने के लिए अब कुल कितना 2 महीना है, 60 दिन है, कुछ ऐसा गिना है उन्होंने
कि 20 जनवरी तक, 20 जनवरी से यूक्रेन को मदद बंद हो जाएगी अमेरिका से। तो यूरोप फिक्रमंद है, पूरा का पूरा यूरोप फिक्रमंद है कि क्या होगा उसके बाद। रूस में पुतिन खुश है, रूस जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, वो बड़ा खुश है। और रूस के साइबर घुसपैठियों ने इस चुनाव में ट्रंप को जिताने के लिए और कमला हैरिस को हराने के लिए बड़ी कोशिशें भी की थी। ऐसा अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, वहाँ की जांच एजेंसी सबसे बड़ी FBI ने ये निष्कर्ष निकाला है कि रूसी लोग जो हैं उन्होंने फेक वीडियो बना कर फैलाकर कमला हैरिस को हराने की कोशिश की, उसमें मददगार साबित हुए हैं हराने में। तो ट्रंप से सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन को है आज कि उसका सहारा खत्म हो जाएगा, जो मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कई तरह के समझौते करके पार्लियामेंट से इस मदद को मंजूर करवाया था, वो खत्म हो जाएगा। यूरोप फिक्रमंद है कि अमेरिका हट जाएगा तो हम लोग कितना इस जंग को ढोएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि यूरोप जितनी मदद कर रहा था वो अमेरिका के न रहने पे खुद यूरोप भी सोचेगा कि क्या अब यूक्रेन को मदद जारी रखने का कोई मतलब है, क्या केवल यूरोप से मिलने वाली मदद से कभी जीत पाएगा यूक्रेन। लेकिन एक बड़ी डेविल एंड डीप सी के बीच की पसंद की बात है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ऐसे बीच में फंसा हुआ है यूरोप कि अगर यूक्रेन हार जाएगा तो रूस तो फिर यूरोप में और भीतर तक घुस जाएगा, यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। तो ये अभी बहुत बड़ा सवाल यूरोप के सामने है। कल यूरोप के तमाम नेता एक जगह इकट्ठा हुए थे किसी एक देश में, वहाँ उन्होंने बात की है। उनके पास दो तरह के प्लान थे, प्लान टी अगर ट्रंप जीतता है तो, और प्लान एच है कमला हैरिस जीतती है तो। ये दो तरह के प्लान थे। उसमें से किस प्लान पे उन्होंने चर्चा की है मुझको नहीं मालूम। ठीक इसी तरह चीन में सत्ता के सबसे ताकतवर लोग बैठे हैं कल से बात करते हुए, वो भी प्लान एच चीन का अपना बनाया हुआ है, उसको किनारे रख दिया उन्होंने। और प्लान टी ट्रंप पर बात कर रहे हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से चीन के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जाकर अमेरिका में बिक रहे हैं, चीनी सामान जो बिक रहा है, ट्रंप हमेशा से टैरिफ का हिमायती रहा है। दूसरे देशों से आने वाला सामान उसके ऊपर एक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, एक टैरिफ लगाया जाए, उस टैरिफ का हिमायती रहा है ट्रंप। और देखना है कि अब क्या होता है। चीन फिक्रमंद है कि चीन की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है कई वजहों से, जिसमें से सीधी एक वजह यह है कि ट्रंप बहुत भारी भरकम टैरिफ लगा सकता है चीन से आने वाले सामान के ऊपर। लेकिन ट्रंप के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो यूरोप से बन के आने वाले सामान पर भी टैरिफ लगा सकता है अमेरिका में आके बिकने के लिए। अगर ऐसा होगा तो यूरोप और अमेरिका इनके बीच एक तनातनी पैदा हो सकती है, बढ़ सकती है मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि दोनों के सामूहिक हित जो हैं वो कई जगहों पे जुड़े हुए हैं, जिनमें चीन भी है। यूरोप खुद चीन के ऊपर कई तरह के टैरिफ लगा रहा है, ऐसा ही टैरिफ अमेरिका लगाएगा तब तक तो ठीक है। लेकिन यूरोप में बने हुए सामान पे अगर अमेरिका में टैरिफ लगेगा तो यूरोप और अमेरिका के संबंध जो हैं पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। राहत की बात यह है कि हिंदुस्तान की तरह 5 साल की सरकार नहीं रहती है, अमेरिका की कुल 4 साल की रहती है। और ये 4 साल ट्रंप के जिंदगी के राष्ट्रपति के आखिरी 4 साल रहेंगे, अगर आखिरी दिन तक वो बने रहें तो। वहां राष्ट्रपति का कोई उपचुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति अगर न रह जाएं या राष्ट्रपति किसी वजह से काम करने की हालत में न रह जाए, मैं ट्रंप के बारे में कोई अपनी भावना व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मैं संवैधानिक प्रावधान गिना रहा हूं। इन दोनों ही नौबतों में राष्ट्रपति न रह जाए या राष्ट्रपति काम के लायक न रह जाए तो उपराष्ट्रपति काम संभाल लेते हैं, ऐसी उनकी संवैधानिक व्यवस्था है। उधर प्रधानमंत्री वगैरह नहीं है, यही सरकार के मुखिया रहते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से तुलना मत कीजिएगा,
हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिला के एक पद बना दिया जाए तो उसकी तुलना आप अमेरिकी राष्ट्रपति से कर सकते हैं। तो ये चीन के लिए फिक्र की बात है, पूरे के पूरे यूरोप के लिए फिक्र की बात है, ईरान के लिए फिक्र की बात है। आपको ध्यान है अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने ईरान के साथ जो एक परमाणु संधि चल रही थी जिसके तहत ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को रोक रखा था, संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों को वो अपने यहाँ निरीक्षण करने देता था परमाणु केंद्रों का कि वो केवल शांतिपूर्ण कामों के लिए, बिजली बनाने के लिए चलाए जा रहे हैं, हथियार नहीं बनाए जा रहे हैं। वो संधि तोड़ दी थी ट्रंप ने। तो ट्रंप की कोई मोहब्बत है नहीं ईरान से, न किसी दूसरे मुस्लिम देशों से, इक्का दुक्का को छोड़कर, चुनिंदा को छोड़कर। तो ट्रंप की मध्य पूर्व के देशों को लेकर, खाड़ी के देशों को लेकर जो नीति रहेगी, वो जो इजराइल को जो माकूल बैठेगी वही नीति रहेगी। अगर मुझको ठीक से याद पड़ रहा है तो ट्रंप का एक दामाद जो है वो यहूदी नस्ल का है, जिसको इजराइली कह सकते हैं, इजराइली मूल का है, और उसे ट्रंप के पिछले कार्यकाल में एक रोल निभाया था सरकार के कामकाज में, व्हाइट हाउस के कामकाज में। तो इजराइल को एक मददगार ट्रंप की शक्ल में भी मिल रहा है। ट्रंप का दामाद जो है वो तो है ही उनका अपना आदमी, और ट्रंप की खुद की नीतियां जो हैं वो बहुत बुरी तरह से फिलिस्तीन के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ, बहुत सारे और मुस्लिम देशों के खिलाफ रहने वाली हैं। ट्रंप ने अपने रहते हुए अफगानिस्तान से फौज नहीं हटाई थी, जो बाद में जो बाइडेन ने हटाई थी। तो ये मध्य पूर्व जो है इसके लिए ट्रंप का आना एक बड़े फिक्र की बात है। मैं देख रहा था कि भारत के लिए फिक्र की कौन कौन सी बातें हो सकती है। तो आपको ध्यान होगा ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति थे उन्होंने एक बात पर आपत्ति की थी। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बहुत सारी गलबहियाँ, बहुत बार गले मिलना उनका, बहुत दोस्ती, एक दूसरे से फर्स्ट नेम जिसको कहते हैं, नाम लेकर बात करना, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बड़ी आम बात नहीं रहती, लेकिन दोनों का घरोबा बहुत था। ट्रंप ने, याद होगा आपको, अपना चुनाव प्रचार जो है जिसमें चुनाव हार गया था उसकी शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद से की थी उन्होंने। नमस्ते ट्रंप ऐसा कोई कार्यक्रम किया गया था गुजरात में, याद है ना आपको, क्योंकि अमेरिका में गुजराती बहुत बसे हुए हैं, भारतीय मूल के लोग भी बहुत बसे हुए हैं। तो भारत में गुजरात से चालू किया था ट्रंप ने। अब ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में भी कहा था कि अमेरिका से जो मोटरसाइकिल इंडिया में आके बिकती है हार्ले डेविडसन ब्रांड की, उसके ऊपर हिंदुस्तान ने बहुत टैक्स लगा रखा है, ये टैक्स कम करना चाहिए। अमेरिकी सामानों पे भारत जो टैरिफ लगाता है उसको कम करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। पहले भी ट्रंप इस बात को बोल चुके हैं। हो सकता है इस बार वो ब्राज़ील, चीन और भारत, इन तीन देशों के सामानों पर अमेरिका में टैरिफ बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी या ऐसा कोई एक टैक्स लगा सकते हैं जिससे भारत से जो सामान अमेरिका आज जाते हैं, और बहुत सारे सामान जाते हैं, मैं बताऊँ आपको। मैं न्यूयॉर्क पहुँचा, एक किराना का दुकान में सब्जी वगैरह और कुछ किराने का सामान लेने गया, तो सबसे पहले मुझको जो सामान दिखा वो पार्ले ग्लूको बिस्किट था। तो ऐसा बहुत सारा हिंदुस्तान का हर सामान वहाँ पे, अचार, पापड़, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बहुत सारे कपड़े यहाँ से बन के जाते हैं, बहुत सामान जाता है। हो सकता है इसको करे। दूसरा ये है कि भारत के लोगों को अमेरिका में जाके काम करने के लिए H-1B वीज़ा जो मिलता है, ये सबसे ज़्यादा वीज़ा ऐसा भारत के लोगों को मिलता है। लेकिन साथ साथ भारत के लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसने वाले लोगों में बहुत बड़ी संख्या में हैं। आपको ध्यान है कुछ महीने पहले अभी गुजरात का ही एक परिवार के 4 लोग अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करते हुए मर गए, सरहद पर मर गए थे। तो मुझको लगता है कि एक नुकसान भारत को वीज़ा के मामले में हो सकता है। ट्रंप बहुत खुश नहीं था हिंदुस्तान से, पहली बात। दूसरी बात,
ट्रंप जो है एक सनकी किस्म का तानाशाह माना जाता है। कुछ लोग उसकी तुलना हिटलर से करते हैं, कुछ लोग उसको फासिस्ट नाजीवादी कहते हैं कि वो नस्ल भेद करता है। ट्रंप से ये बात इतने जल्दी नहीं भूलेगी कि जो कमला हैरिस उसके मुकाबले खड़ी हुई थी, वो कमला हैरिस जो है उसकी माँ भारतवंशी थी, भारत से गई हुई थी अमेरिका। तो कमला हैरिस का ननिहाल जो है वो हिंदुस्तान है। ट्रंप को शायद ये बात भी याद रहेगी। मैं नहीं जानता कि ये चिढ़ उससे किस तरह का काम करवाएगी, लेकिन ऐसे कई देश हैं। मैं बहुत ज़्यादा हर देश के बारे में अभी गिनाना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया को फिक्र के साथ इस बात को देखना चाहिए कि 20 जनवरी से अमेरिका का राष्ट्रपति जो बदलने जा रहा है, वो दुनिया के किस देश के बारे में अपनी क्या नीति रखेगा, अपने देश में किस देश के सामान आने के बारे में क्या नीति रखेगा, किस देश से आने वाले लोगों के काम करने के बारे में, उनको वीज़ा देने के बारे में क्या नीति रखेगा। अभी भी बहुत सारी जटिलताएं हैं। जो भारत से जाके वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, उनका जो प्रोविडेंट फंड ऐसा जो अमेरिका का एक टैक्स है जो कट के जमा होता है, वो यहाँ लौटने वाले लोगों को नहीं मिल पा रहा है आसानी से। ये विवाद आज भी चल रहा है, वहाँ पर मौजूदा डेमोक्रेटिक सरकार के साथ भी चल रहा है ये विवाद। ऐसे कई और विवाद हैं। और ट्रंप के बारे में जो शब्द सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है अमेरिका में, वो है अनप्रिडिक्टेबल। कई लोग उसको बड़ा दिलचस्प मानते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कब क्या कहेगा। ये एक जो मैं जो विशेषण ट्रंप के बारे में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उससे मेरी सोच इस आदमी के बारे में आपको पता लगेगी कि ये नस्लवादी, सनकी, तानाशाह, बदचलन, बदजुबान, इतना तो है ही। इसको बदचलन और बदजुबान मैं नहीं कह रहा हूँ, बदजुबान अमेरिकन मीडिया कह रहा है, जो इसके भाषण, चुनावी भाषण जो मंच से दे रहा है, उसके बीच बीच में उनको बीप 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 करके इसकी आवाज़ रोकनी पड़ती है। इतनी गालियाँ बकता है ये आदमी मंच से, और ख़ासकर एक महिला उसके खिलाफ जो चुनाव लड़ रही है उसके बारे में इतनी गंदी जुबान बोलता है। आपने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेता अगर कोई भाषण दे और उसके भाषण को बीच बीच में बीप 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 करके छुपाना पड़े शब्दों को? ऐसा होता है ट्रंप का। इसलिए मैं बदजुबान कह रहा हूँ। बदचलन इसलिए कह रहा हूँ कि न्यूयॉर्क की कोर्ट ने इस आदमी को सज़ा दी हुई है। कितनी सज़ा रहेगी, क्या रहेगा, ये अभी बाकी है। ये दिलचस्प बात है कि ये राष्ट्रपति बन जाएगा तो न्यूयॉर्क का कोर्ट अब इसको सज़ा देगा नहीं देगा, ये जेल जाएगा नहीं जाएगा। वैसे बतला दूं मैं, वो मामला ये था कि एक एडल्ट एंटरटेनमेंट स्टार थी, स्टॉर्मी डेनियल्स ऐसे कुछ नाम था उसका। तो उसको ट्रंप ने अपने कमरे में बुलाया, उसके साथ जबरिया सेक्स किया और उसको पैसे दिए कि ये बात किसी को न बताए। ये पैसे अपने वकील के मार्फत दिए और वकील को जो पैसा दिया उसको अपने कंपनियों का कानूनी खर्च बताया। तो जितने आरोप लगे थे ट्रंप पर, न्यूयॉर्क की जूरी ने सबको सही पाया, पूरे के पूरे आरोप को सही पाया। केवल सजा सुनाना इसका रुका हुआ था। मैं नहीं जानता अमेरिकी कानून इस बारे में क्या करेगा, लेकिन बड़ा दिलचस्प है, इस बारे में चर्चा हो रही है। ये चर्चा हो रही है कि ट्रंप के वकील अदालत जाने वाले हैं कि ट्रंप को सुनाई गई सज़ा को ख़त्म किया जाए। मैं नहीं जानता ऐसा है कि नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में तो होता है कि अगर कोई राष्ट्रपति है या राज्यपाल है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती, उसको कोई सज़ा नहीं हो सकती। ऐसा यहाँ तो है, कई और देशों में भी होगा, हो सकता है अमेरिका में भी हो। इसके पहले अमेरिका में ऐसी नौबत नहीं आई थी कि जो राष्ट्रपति चुना जा रहा है उसको सज़ा हुई हो कोर्ट से। ऐसा मुझको तो याद नहीं पड़ता है कोई मामला। तो ये कई चीज़ें अभी हैं जो अभी से लेकर 20 जनवरी के बीच में होने जा रही हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप की अलग अलग देशों को लेकर क्या नीति रहेगी,
व्यापारिक समझौतों को लेकर क्या नीति रहेगी। एक चीज़ जो साफ दिख रही है कि धरती जो है ट्रंप को पसंद नहीं करने वाली है, क्योंकि जितने तरह के क्लाइमेट एग्रीमेंट हुए थे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जितने तरह के समझौते हुए थे, ट्रंप जो है उन सबको तोड़ चुका था अपने पिछले कार्यकाल में। फिर किसी तरीके से पिछले राष्ट्रपति, जो मौजूदा राष्ट्रपति भी हैं, जो बाइडन, उन्होंने उनको दोबारा जिंदा किया था क्लाइमेट एग्रीमेंट्स को। आते ही ट्रंप अभी इसको, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को ट्रंप दुनिया का सबसे महंगा झांसा कहता है, सबसे महंगा धोखा कहता है। तो जान लीजिए कि आप पर्यावरण बेहतर होने की कल्पना मत कीजिएगा। अमेरिका खुद दुनिया का एक सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करने वाला, सामानों की सबसे ज़्यादा खपत करने वाला देश है। वो धरती पर बोझ बने रहेगा और ट्रंप के राज में कुछ ज़्यादा बोझ बने रहेगा। इससे दुनिया को एक धेला नसीब नहीं होगा प्रदूषण कम करने को, साफ सुथरी ऊर्जा बनाने को। किसी चीज़ के लिए ट्रंप से कुछ हासिल नहीं होगा। ये इतना रद्दी आदमी है ये एक और विशेषण मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। हम आने वाले दिनों में फिर बीच बीच में ट्रंप के बारे में बात करेंगे। मैं कल ब्रिटिश अखबार गार्डियन में देख रहा था कि ट्रंप की टीम में कौन कौन लोग हो सकते हैं। उसमें एलन मस्क का नाम भी आ रहा है, जो कल तक के ट्विटर और इस बार एक्स, अभी नाम उसका एक्स हो गया है, उसका मालिक है। दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति है, जिसकी बैटरी से चलने वाली कार टेस्ला दुनिया की सबसे ज़्यादा बैटरी कार बनाने वाली कंपनी है, जो अंतरिक्ष के मामले में सबसे कामयाब कारोबारी हो चुका है अमेरिकी सरकार के साथ, जिसका सैकड़ों खरब का लेन देन है, कारोबार करता है अमेरिकी सरकार के साथ। उसके सहित बहुत सारे ऐसे लोग ट्रंप की टीम में हो सकते हैं जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से नफरत करते हैं, या जो कि एलन मस्क की तरह के अनप्रिडिक्टेबल हैं, सनकी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको ध्यान है ना, जब इसने ट्विटर को खरीदा था और काम संभालने पहुंचा तो एक सिंक लेकर पहुंच गया था हाथ धोने का, जिसको हिंदुस्तान में बेसिन भी कहते हैं। वो सिंक उठा के चले गया था काम संभालने के लिए। वो एक अंग्रेजी बोलचाल की भाषा है, उसको साबित करने के लिए। तो ऐसा सनकी है ये। उसने खुल के खर्च किया ट्रंप के लिए और ट्रंप का बड़ा सहयोगी रहा। जिस रात ये रिजल्ट आने थे अमेरिका के, उस रात वो ट्रंप के अपने, जिसको हिंदुस्तानी जुबान में फार्म हाउस कहना ठीक रहेगा, उस पे रुका था ये रात भर। वहाँ पे ट्रंप के साथ में, ट्रंप का दोस्त है, बराबरी का है, ताकत में, मिजाज में। ऐसे बहुत सारे नफरतजीवी, हमलावर, गरीब देशों से, पर्यावरण से चिढ़ने वाले, जो लोग अधिकार किसी तरह का महिलाओं को देना नहीं चाहेंगे, गर्भपात का, ऐसे लोग जो प्रवासियों के खिलाफ हैं, जो शरणार्थियों के खिलाफ हैं, जो घुसपैठियों के खिलाफ हैं, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं, ऐसे लोग ट्रंप की टीम बनाने जा रहे हैं। इससे ट्रंप की नीतियां तय होगी। ये भी हो सकता है कोई नीति तय करे, ट्रंप उसको खारिज करके अपनी तानाशाही का एक फतवा अलग से किसी भी दिन दे सकता है। बाकी तमाम दुनिया को चाहिए वो चौकन्ना रह के अभी से लेकर इनाग्रेशन तक, ट्रंप कार्यकाल के उद्घाटन तक ध्यान रखे कि ट्रंप किस तरफ जा सकता है। फिर मिलेंगे। मैं आपके सामने अपनी बातों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में फिर आऊँगा। फिलहाल एक छोटी सी बात, मैंने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का जिक्र किया था। अमेरिका में मैंने देखा है लोग मोटरसाइकिल पे हजारों किलोमीटर चले जाते हैं, लेकिन हेलमेट लगाते हैं। बिना उसके आप 100 कदम भी मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, अपनी कॉलोनी में भी नहीं चला सकते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने सिर को बचा कर रखिए। अगर आप किसी भी तरह के दुपहिए पे चल रहे हैं तो सिर सलामत है तो आपकी ज़िंदगी बाकी है। सिर सलामत नहीं है, सिर टूट फूट गया तो आप कैसे रहेंगे मैं नहीं बतलाना चाहता। आपके परिवार को भी अच्छा नहीं लगेगा कि ठेले से गिरे हुए तरबूज की तरह टूटा हुआ आपका सिर आपके घर पहुँचे।
बहुत तकलीफ दे रहेगा। अपनी जान की फिक्र कीजिए, सेहत की फिक्र कीजिए, दोपहिए पर चलते हुए हेलमेट लगा कर रखिए। पुलिस को देखकर हेलमेट लगाना उतारना मत कीजिए। सिर आपका है, ट्रैफिक पुलिस का नहीं है। फिर मिलेंगे।